इतना बड़ा धोखा है। मतलब सबसे बड़ी इकॉनमी बांग्लादेश की है इस वक्त, कहा जाता है बहुत। बांग्लादेश की इकॉनमी की हालत यह है कि 1,30,00,000 लोग जो हैं इंडिया के अंदर 3-3 हजार रुपए पे नौकरियां करते हैं जाके। 50,000 औरतें हर साल स्मगल होके इंडिया में जाती हैं। 12 से 15 लाख तक औरतें जो है दुनिया के बाजारों में बिकी हुई। तो मसला समझ है कि ये इकॉनमी जो हमें बजट दिखाया जाता है ना, ये होता है फॉर द फ्यू। शायद सिद्दीकी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता इस चीज को। ये सिर्फ फिगर्स आर द फ्यू, बजट्स आर मेड फॉर द फ्यू। गरीब आदमी जो है वो रोना धोता रहे। और इस मुल्क की टोटल इनकम है, इसका ये जो इस साल एक फर्क आने वाला है, ये अगर 5-6 हजार अरब रुपए के करीब होता है तो फिर ये कर्जे किस तरह वापस किए जाएंगे? 3,500 अरब रुपए इस साल भी वापस करने, ये किस तरह हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? 610 अरब रुपए अगर लेवी की मद में ये बढ़ा दिए जाते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, तो ये तो फिर फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा, गरीब फिर महंगाई की चक्की में पिसेगा। देखें, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो मैंने कुछ 12 कॉलम लिखे थे, और उसमें सबसे पहली बात यह थी कि मैंने लिखा था कि IMF प्रोग्राम से आज तक दुनिया का कोई मुल्क अगर जिंदगी उसकी बेहतर हुई है तो मुझे उसकी मिसाल बता दें। IMF प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ही बुनियादी तौर पर मुल्कों की इकॉनमीज को तबाह करने और खास तौर पर बैंकरों को फायदा देने के लिए बनाया गया है। और फिर उसमें यह भी लिखा था कि दुनिया के अंदर कम से कम 4 ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा अपने कर्जा बाकायदा खड़े होकर गैरतमंदी के साथ देने से इनकार किया और दुनिया ने उसको माना। इस वक्त एरिक ट्रेज़ोर एक शख्स है जिसने एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई हुई है और जिसके तहत उसने मुख्तलिफ वो मुल्क जो कि कर्जों के तरह दबे हुए थे उनको बाकायदा उन्होंने डेट ऑडिट करवाया। उसकी तंजीम का नाम है एबोल्यूशन फॉर द इलेजिटिमेट डेट। उसके तहत उन्होंने एक डेफिनेशन किया है, द डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलेजिटिमेट। वो कर्जा जो कि चंद ऐसे लोगों के लिए लिया जाता है, जिनके चंद लोगों के फायदे के लिए लिया जाता है, वो एक नाजायज कर्जा है। उसमें पहला मुल्क था एक्वाडोर। एक्वाडोर ने इसके ऊपर बाकायदा खड़ा हुआ, IMF को कान से पकड़ा, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाला, 8 महीने का डेट ऑडिट किया। उन्होंने जितने थे अपना वॉल स्ट्रीट 88% कर्जा देने से इनकार किया, दुनिया ने माना। उसके बाद दूसरा मुल्क आया था निकरागुआ, उसके बाद 2 मुल्क और हैं। मैं मिसालें दे के आप बता सकता हूं। डेट जुबली का तस्वर है, जिस तरह की इमरान खान साहब की क़यादत थी, जिस तरह ये दावे किया करते थे, मतलब था उनको अभी भी शायद कर सके कि उनको चाहिए था कि इस तरह खड़े होते और बताते कि ये जो डेट प्रोग्राम्स है, ये बुनियादी तौर पर जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, हम नहीं देंगे, इसलिए कि आप जाके ब्राजील ने से इनकार किया था और उसको पूरी दुनिया जो उसने कहा अब मैं ऐसा करूंगा, अमेज़न फॉरेस्ट काट दूंगा और तुम्हें हमारा कर्जा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ओके विल कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। उन्होंने कहा ओके, तो फिर क्या करो? उसने कहा फिर मुझे, ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसने कहा फिर वो ऑक्सीजन का किराया दो जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे हैं। और दुनिया चुप हो गई। और आपको पता है कितनी बड़ी रिलीफ दी गई थी। और उसके बाद ब्राजील की इकॉनमी जो थी वो शैडो करने लगी थी। 2 हुकूमतों के जो कर्जे हैं वो वाकई इलेजिटिमेट थे, वाकई नाजायज थे, वाकई फॉर बेनिफिट ऑफ द फ्यू था। आप उठा के देख लें, आप आज ऑडिट करवाते आपको पता चल जाता, लेकिन आपने ऑडिट करवाया नहीं। आपने 8 महीने में टीम बिठाई हुई तो फिर कोई ऐसी थी जिसको पता ही नहीं था कि क्या करना है उसने। ठीक है, यानी अमली तौर पर इस वक्त ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम से कई सालों तक निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत पहली हुकूमत तो नहीं है जो IMF के पास गई है। इससे पहले नून लीग, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सब जाते रहे, मुल्क का कर्जा हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहा है। कोई एक हुकूमत आपके अगर जहन में आप बताएं कि वो आई हो और उसने कर्जे में कमी की हो? नहीं, हम हरगिज़ ये नहीं कहते हैं कि किसी ने कर्ज नहीं लिया, हमने लिए है। मगर आपको इमरान नियाज़ी साहब की वो बातें याद है, अगर मैं कर्ज लूं तो उससे बेहतर मैं खुदकशी कर लूं। ये आपको याद है सारी बातें? जी बिल्कुल। तो बात ये है कि हम तो उसको अपनी यू टर्न याद दिला रहे हैं कि आपने कर्ज लेने के बाद आपने खुदकशी की। अब जब आपके ये दूसरा नियाज़ी साहब बैठे हुए हैं और ये फरमा रहे हैं कि हमने, पूरी दुनिया खुश है, आज पूरा पाकिस्तान खुश है, वो भाई खुद आपको समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। अभी पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद डिबेट करेंगे। आप कह रहे पूरा पाकिस्तान खुश है। क्या असेंबली के बाहर आपके दरवाजे बंद नहीं थे? क्या असेंबली के बाद हम जाके चुप के किसी और दरवाजे से निकलेंगे क्योंकि सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करे? क्या 3 दिन पहले रेलवे हेडक्वार्टर में पूरा पाकिस्तान के ग्रैंड अलायंस के मजदूरों ने एहतजाज नहीं किया था? वहां पे सरकारी मुलाजमीन ने क्या, मैं कादिर साहब लोग कितने खुश हैं, जरा ये कुछ लोगों से हमने भी, हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर बातचीत की है, के बारे में कुछ है मालूम आपको कि क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। जी हाँ, GDP और करंट अकाउंट के हवाले से कुछ है पता? क्या है ये, क्या चीज़ है GDP और करंट? सर इस मामले में तहकीक नहीं है, खैर होती तो इस बारे में कह देता। ये GDP और करंट अकाउंट जो है इसका हवाले से कुछ है मालूम? नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है।
जीडीपी और करंट अकाउंट के बारे में कुछ पता है, क्या होता है ये पाकिस्तान? बेटा मैं जो है ना इन चीज़ों में पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो मिल गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीडीपी और करंट अकाउंट वगैरह के हवाले से मालूम है ये क्या होते हैं? ये हमारे को मालूम नहीं है। तो ये जीडीपी और ये करंट अकाउंट खसारा आम लोगों को तो इससे मुताल्लिक कुछ इल्म ही नहीं है। देखिए मैंने ये काम पहले किया हुआ है और उसके मुताबिक अगर 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और घर के अंदर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, एक पंखा है और एक बल्ब है, तो वो 20,000 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता। और अगर बच्चा बीमार होता है खुदा न खास्ता और डॉक्टर कहता है कि ये गोली दिन में 3 दफे खिलाओ, तो वो आधी गोली खिलाता है। तो गुर्बत का तो ये हाल है, लेकिन मसला है वसाइल का। वो गोली भी अब 400% महंगी हो गई है। नहीं, और भी कुछ दवाइयां भी महंगी हुई हैं, बिजली भी महंगी हुई है, फूड आइटम्स भी महंगे हुए हैं, रोटी महंगी हुई है, सब्जी महंगी हुई है। मगर मसला पहले मैं आपको बता दूं हमारा है क्या। देखिए मसला ये है कि अभी बात हुई इन्होंने कि जी हम टैक्स देनदार का दायरा वसी करेंगे। इससे बड़ा ड्रामा कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह मैं बता दूं, जरा सा 1 मिनट लगेगा जी जरूर। अभी इन्होंने इश्तहार शाये कराया है कि 74 लाख आदमी ऐसे हैं जो जिनका विद होल्डिंग टैक्स कटता है मगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते। 70 लाख आदमी ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं मगर इनकम डिक्लेयर नहीं करते और हमें पता है कि उनकी इनकम है। तो अब आप 1.5 करोड़ लोगों को जो नोटिस देने का ड्रामा कर रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है वो तो बता दें। लेकिन एक चीज है कि जिस वक्त टैक्स एमनेस्टी आई थी तो उसमें कानून बना दिया गया था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनके असासों की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं और हम उस पर क्रैक डाउन करेंगे। तो मैंने एक स्कीम बना के दी कि जनाब 900 अरब रुपया 6 महीने में उन लोगों से मिल जाता है जिन्होंने चोरी के पैसा बनाया, एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया और हुकूमत ने कहा कि कानून बना दिया कि हम उनसे सख्ती से निपटेंगे, वसूल करेंगे। हमने उनको ये कहा कि जनाब एक आदमी ने कौमी बचत स्कीम में 1 करोड़ रुपया लगाया, उसने जो है वो डिक्लेयर किया 10,000 रुपए। तो क्या मुश्किल है आपके पास कि कौमी बचत का इदारा उसको खत लिख दे कि आप अभी कैश नहीं करा सकते। तो शायद साहब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब टैक्स नेट बढ़ाना इस हुकूमत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। टैक्स नेट बढ़ाने का जो है वो ड्रामा है। अच्छा। और इस ड्रामा, क्योंकि ये विद होल्डिंग टैक्स की जो बात कर रहे हैं ये तो कई साल से चल रहा है, उनके पास तफसीलात मौजूद हैं। मेरा कहना ये है कि जिन असासों की तफसीलात आपके पास हैं जो चोरी के पैसे के हैं, जिन्होंने टैक्सों से एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, उनसे 900 अरब रुपया 6 महीने में मिल सकता है। लेकिन ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से कानून होते हुए भी हुकूमत वो 900 अरब रुपया नहीं ले रही। और इन 1.5 करोड़, जब आप ये बताइए कि 70 लाख और 70 लाख 1.5 करोड़ आदमियों को नोटिस देंगे वो तो 5 साल निकल जाएंगे। ये ड्रामा है। तो लेकिन मैं आपको अगर कहें तो एक बात और आपको बता देता हूँ कि क्या मसला। जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्सों की वसूली 5,800 रुपए करेंगे, मुझे आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 बरस जो गुजरे हैं उसमें 900 अरब रुपए का इजाफा हुआ टैक्सों में, 900 अरब रुपए का। अब आप 1 साल में 1100 अरब का इजाफा करना चाह रहे हैं जबकि नए टैक्स लगा रहे हैं। एक तो बुनियादी सवाल ये है, पिछले 3 वर्षों में जो आदाफ उन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल किए गए। और आज बजट तकरीर में कहा गया कि हमारी बड़े शानदार कारकर्दगी है। मैं आपसे अर्ज करूं इस साल टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ, पिछले साल भी हासिल नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं। तो फिर ये शानदार कारकर्दगी का ड्रामा किसको बताना चाह रहे हैं? मैं सीधा सवाल और आगे जाहिर है बड़ा मुश्किल, अगला हदफ भी बड़ा मुश्किल है। एक जुमला और बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी मेरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो उसका एक ही तरीका है पाकिस्तान में, वो ये है कि लाखों लोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, उनको आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बैंकों से कर्जे दिलाएं। लेकिन बैंक इसलिए